एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेड 8 की साइंस की बुक और उसका 11 चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर। क्लास 7 के अंदर हमने पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो मूव करते हैं। तो क्या आपको याद है हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो तेज मूव कर रहा है? वेल, उसके लिए हमें स्पीड चेक करनी पड़ेगी। अगला सवाल ये कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करता है कुछ टाइम के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम उस ऑब्जेक्ट की स्पीड बोलते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो मोशन में होते हुए अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है या स्लो डाउन कर लेता है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि वो स्लो डाउन या तेज कैसे चलता है या अपनी डायरेक्शन चेंज कैसे कर लेता है? ये सब करने के लिए एक्टिविटीज हमें फोर्स लगाना पड़ता है। अब अगर हम एवरीडे एक्सपीरियंस जो हम रोज एक्सपीरियंस करते हैं उसके एग्जाम्पल्स लें, तो आप ये सोचिए किस तरीके से आप एक फुटबॉल को मूव करवा सकते हैं। वेल, फुटबॉल को अगर आप किक मारेंगे वो एक तरीके का फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं और आप फुटबॉल को मूव करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपको फुटबॉल को तेज चलवाना है या तेज रोल करवाना है तो उसके लिए ज्यादा फोर्स की जरूरत हो जाती है। कैसे जो फुटबॉल है वो गोलकीपर के पास जब जाती है तो गोलकीपर उसे रोकता है। गोलकीपर को भी फोर्स लगाना पड़ता है मूविंग बॉल को रोकने के लिए। ये फोर्स अप्लाई किया जाता है उसके द्वारा ताकि वो जो बॉल है वो रुक जाए या वो डिफ्लेक्ट हो जाए। अगर किसी और डायरेक्शन में वो भेजना चाहता है तो वो भी कर सकता है ताकि उसका गोल ना हो। अगर गोलकीपर ये सब करने में सक्सीड हो पाया कि बॉल की स्पीड कम हो जाए और फिर 0 पे आ जाए स्पीड, तो डेफिनेटली बॉल जो है वो रुक जाएगी। आपने ये भी देखा होगा कि जो हॉकी खेलते हैं, हॉकी के प्लेयर्स किस तरीके से फील्ड में एक स्टिक के साथ अपनी बॉल की डायरेक्शन को मूव कर लेते हैं। वैसे ही जो क्रिकेट खेलते हैं वो किस तरीके से बॉल को मैनिपुलेट करते हैं। जैसे अगर आपको याद होगा कि जो फील्डर्स हैं वो रोक देते हैं बॉल को हिट करके, वैसे ही जो बैट्समैन है वो बॉल अपने पास जब आती है तो बॉल के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं अपने बैट के जरिए और बॉल जो है स्पीड से मूव करती है, वापस किसी डायरेक्शन में जाती है। तो ये सब एक्टिविटीज करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? हम लोगों को फोर्स चाहिए होता है। अब फोर्स होता क्या है? किसी ऑब्जेक्ट को पुश करना, पुल करना, उसको हम फोर्स लगाना बोलते हैं। हम बहुत सारी बॉडीज के ऊपर, चीजों के ऊपर फोर्स लगाते हैं। अब फोर्स होता क्या है, पुश और पुल, उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। अब मान लीजिए आप कोई चीज उठा रहे हैं, कुछ खोल रहे हैं, कुछ शट कर रहे हैं, कुछ किक कर रहे हैं, कुछ हिट कर रहे हैं, कुछ लिफ्ट कर रहे हैं, कुछ फ्लिक कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं। इस सबको हम कुछ एक्टिविटी बोल सकते हैं, कुछ टास्क्स हो रहे हैं। ये जो सारे टास्क्स है यूजुअली ये रिजल्ट करते हैं किसी तरीके की चेंज होती है इन द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के मोशन में चेंज आती है। तो क्या हमने जो इतने सारे टास्क्स के बारे में पढ़ा, इतनी टर्म्स पढ़ी, इन्हें हम रिप्लेस कर सकते हैं एक या दो टर्म्स के साथ? चलिए, एक एक्टिविटी दी गई है आपकी बुक के अंदर, टेबल दिया हुआ है जहां डिस्क्रिप्शन दिया है एक सिचुएशन की। आपको बताना है कौन सा एक्शन उसके ऊपर लग सकता है और क्या उस एक्शन को आप पुश की कैटेगरी में डालेंगे या पुल की कैटेगरी में डालेंगे। सबसे पहला है एक बुक को मूव करना। एक टेबल के ऊपर जो बुक पड़ी हुई है उसको आप पुश कर सकते हो, पुल कर सकते हो, लिफ्ट कर सकते हो। तो इसे हम पुश की कैटेगरी में भी डालते हैं, पुल करने की भी। वैसे ही ओपनिंग और शटिंग अ डोर, पुश करना, पुल करना, तो हम दोनों एक्टिविटीज कर रहे हैं। आप एक वेल में से कुछ पानी उठा रहे हैं तो डेफिनेटली आप उसको पहले नीचे करते हैं, फिर उसको लिफ्ट करते हैं। पुश पुल किया जा रहा है, जी हाँ, उसमें भी पुश करना मतलब नीचे की तरफ को डाल रहे हैं आप बकेट कुएं के अंदर, पुल करना मतलब ऊपर की तरफ को खींच रहे हैं। अगर फुटबॉल प्लेयर की बात की जाए जो एक पेनल्टी किक कर रहा है, मतलब मार रहा है बॉल को, तो वो बॉल को लिफ्ट भी कर सकता है, किक भी कर सकता है, हिट भी कर सकता है। दोनों एक्टिविटीज हो रही है, पुश पुल। क्रिकेटर की अगर बॉल को बैट्समैन मारता है तो वो हिट भी कर रहा होता है, उसको लिफ्ट भी कर सकता है, फ्लिक भी कर सकता है। पुश पुल दोनों एक्टिविटीज हो सकती हैं। अगर आप एक भरे हुए कार्ट को मूव कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप उसे क्या कर सकते हैं, पुल कर सकते हैं आगे की तरफ को। तो इसमें दोनों एक्टिविटीज हो सकती हैं, पुश भी पुल भी, वापस भी खींच सकते हैं। वैसे ही ड्रॉर को अगर आप ओपन कर रहे हैं तो इस केस में आप क्या कर रहे हैं, उसको
पुल आउट कर रहे हैं। अब ये जो सारी एक्टिविटीज थी जिसमें हमने अलग अलग काम किए, हमने इन्हें दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। या तो हम पुश कर रहे थे या हम पुल कर रहे थे, या हो सकता है हम दोनों काम कर रहे हो। तो इससे हम ये समझते हैं कि साइंस के अंदर पुश करना, पुल करना किसी ऑब्जेक्ट को, उसे हम फोर्स लगाना कहते हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि मोशन इम्पार्ट कर दी जाती है, एक ऑब्जेक्ट मूव होता है जब हम फोर्स लगाते हैं? डेफिनेटली ऐसा केस होता है। हम उसे कह सकते हैं कि हम फोर्स लगा रहे हैं तो डेफिनेटली कोई ना कोई चीज मोशन में आ रही है, यानी कि हिल रही है। अब फोर्स कब कब एक्ट करता है? जब आप पुश करते हो, पुल करते हो, किक करते हो, लिफ्ट करते हो, फ्लिक करते हो किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो फोर्स लगता ही लगता है, वो एक्ट करता ही करता है। अब आपने क्लास 6 में पढ़ा था कि अगर आप एक मैग्नेट ले लेते हो और कुछ आयरन के पीसेस ले लेते हो तो वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन दिखाते हैं, तो क्या हम कह सकते हैं पुल हो रहे हैं? वेल, जो अट्रैक्शन हो रही है वो भी तो एक तरीके की खींची है, पुल किया जा रहा है, बिकॉज जो मैग्नेट है वो पुल कर रहा है दूसरी चीजों को अपनी तरफ। एक और फोर्स होता है जिसमें वो एक दूसरे से अलग जाते हैं। मान लीजिए मैग्नेट के दो सेम पोल्स आप एक साथ रखें तो वो अट्रैक्ट नहीं होते, वो रिपल्सिव फोर्स दिखाते, एक दूसरे से दूसरी डायरेक्शन की तरफ को जाते हैं, तो हम ये कह सकते हैं वो रिपल्सिव फोर्स है वो भी फोर्स। अब बात करते हैं फोर्सेज आर ड्यू टू एन इंटरैक्शन। अब जो फोर्सेज होते हैं वो इंटरैक्शन की वजह से होते हैं। एक सिनेरियो लेते हैं, मान लीजिए आप एक खड़ी हुई रुकी हुई कार के पीछे खड़े हैं। क्या इस वजह से कार मूव कर पाएगी? मुझे तो नहीं लगता बिल्कुल मूव कर पाएगी। अब जो इंसान कार के पीछे खड़ा था वो कार को पुश करना शुरू कर देता है, तो क्या आपको लगता है फोर्स अप्लाई किया जा रहा है? तो जो कार है डेफिनेटली हो सकता है मूव करना शुरू कर दे, अगर फोर्स सही तरीके से लगाया जा रहा है। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया जा रहा है उसी डायरेक्शन में कार मूव करना शुरू कर देगी। नोट यही करना है कि इंसान जो है कार को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, जिस डायरेक्शन में वो चाहता है कि कार जो है वो मूव करे। अब अलग अलग तरीके के फोर्सेस लगाए जाते हैं, आप केसेस देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट केस में ये जो दो लड़कियां हैं ये एक दूसरे की तरफ को फोर्स लगा रही हैं, मतलब एक दूसरे को धक्का दे रही हैं, तो फोर्स जो है एक दूसरे पे एक्ट कर रहा है इस केस में। वैसे ही सेकंड केस के अंदर जो लड़कियां हैं वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो हम कह सकते हैं पुल का फोर्स लग रहा है। पहले केस में पुश, सेकंड केस में पुल। तीसरे केस में जो इंसान है वो एनिमल को अपनी तरफ को खींच रहा है और जो एनिमल है वो रिपल्सिव वे में एक्ट कर रहा है, वो अपनी तरीके से अपनी तरफ को फोर्स लगा रहा है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि दोनों के दोनों रिपल्स कर रहे हैं, अलग डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं? मैन भी अलग डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है और जो काऊ है अलग डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है। तो क्या हम ये कह सकते हैं इससे कोई मूवमेंट होगी? नहीं, इससे कोई भी मूवमेंट नहीं होगी, क्योंकि जो फोर्स लगाया जा रहा है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाया जा रहा है। पर हमने ये सीखा है कि अगर फोर्स आप चाहते हो एक्ट करे तो उसमें जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो दो होंगे और वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करेंगे, तभी फोर्स प्ले में आएगा। इंटरैक्शन होना एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ बहुत जरूरी है ताकि फोर्स लग सके दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में और हमें एक रिजल्ट मिल सके। पुश पुल का हो सकता है या ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग सकता है। चलिए फोर्स के बारे में कुछ और चीजें एक्सप्लोर करते हैं। अब मान लीजिए आपके कमरे में एक बड़ा सा टेबल है या बॉक्स है, अब आप उसको अकेले धक्का लगा रहे हैं, आपसे मूव नहीं कर रहा। आपने अपने दोस्त को बुलाया और फिर उसको पुश करने की कोशिश की, तो डेफिनेटली वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में आप धक्का लगा रहे हैं। अब आप दोनों दोस्त एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए और बीच में जो है डब्बा पड़ा है और दोनों एक दूसरे की साइड पे फोर्स लगा रहे हो, तो क्या वो डब्बा मूव करेगा? जी नहीं, इस केस में डब्बा जो है वो मूव नहीं करेगा, क्योंकि फोर्स इधर से भी लग रहा है इधर से भी लग रहा है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स नहीं लग रहा। लेकिन नेक्स्ट केस में आप देख सकते हैं कि जो पुश किया जा रहा है ऑब्जेक्ट को वो ऑपोजिट डायरेक्शन से पुश किया जा रहा है, तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं फोर्स को जो अपोज कर रहा है एक दूसरे को, और जो बॉडी है इसीलिए मूव नहीं कर पा रही। अब आप देख सकते हैं जैसे हम टग ऑफ वॉर खेलते हैं, रस्सी पकड़ने वाली गेम, एक साइड एक टीम दूसरी साइड दूसरी टीम, दोनों अपनी अपनी डायरेक्शन में रोप को खींचते हैं, एक इधर को खींचता है एक इधर को खींचता है।
अगर डायरेक्शन जो है इस साइड वाली ज्यादा फोर्स की है तो डेफिनेटली रस्सी इस साइड को जाती है, अगर इस साइड ज्यादा है तो डेफिनेटली रस्सी उधर को खींची जाती है, लेकिन ज्यादा फोर्स का होना जरूरी है ताकि आप उसको खींच सकें। अब हमने ये सीखा है इन सब एग्जाम्पल से, एक्टिविटीज से, कि जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं एक ऑब्जेक्ट के ऊपर इन द सेम डायरेक्शन, मान लीजिए आप भी अप्लाई कर रहे हैं, कोई और भी अप्लाई कर रहा है, एक से ज्यादा फोर्स एक्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली सेम डायरेक्शन में अगर वो दोनों फोर्स एक्ट करेंगे तो जो चीज है वो मूव कर सकती है, मोशन में आ सकती है जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाई जा रही है। जैसे डब्बे के केस में दो दोस्त पुश कर रहे थे, सेम डायरेक्शन में फोर्स ऐड हो रहा था, लेकिन नेक्स्ट ही केस में हमने देखा दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में धक्का लगा रहे हैं और रोप के केस में भी एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन से खींच रहे हैं। तो इस केस में जो नेट फोर्स है वो एक्ट करेगा, मतलब दोनों का जो फोर्स है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिफरेंस लेंगे हम दो फोर्सेस का। हमने ये ऑब्जर्व किया कि हो सकता है ऑब्जेक्ट इसलिए नहीं मूव कर रहा क्योंकि जो दोनों फोर्सेस का जो नेट फोर्स आ रहा है वो जीरो हो, जिस वजह से कोई मोशन ही नहीं हो पा रही। टग ऑफ वॉर में भी यही है, दोनों टीम्स जो हैं बराबर फोर्स के साथ पुल कर रही हैं, तो नेट फोर्स जो है वो जीरो हो जाएगा। अब हम ये समझते हैं फोर्स जो है वो बड़ा भी हो सकता है, वो छोटा भी हो सकता है। जो स्ट्रेंथ है फोर्स की उसे हम एक्सप्रेस करते हैं मैग्नीट्यूड के अंदर। हम स्पेसिफाई करते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन जिसमें जो फोर्स है वो एक्ट कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं अगर डायरेक्शन जिसमें फोर्स लगाया जा रहा है या मैग्नीट्यूड कितना फोर्स लगाया जा रहा है किसी चीज के ऊपर, अगर वो चेंज करते हैं तो डेफिनेटली उसका जो इफेक्ट है वो आपको दिखाई दे जाएगा। अब बच्चे ये सब कुछ सुन के, जो स्कूल के बच्चे थे वो ये सोच रहे थे कि अगर नेट फोर्स किसी ऑब्जेक्ट का जीरो है, मतलब जो दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं लेकिन वो इक्वल है, तो क्या हम बोल सकते हैं वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा? डेफिनेटली वो ऑब्जेक्ट नहीं मूव करेगा। लेकिन जनरली ऐसा होता है कि दो फोर्सेस की जगह बहुत सारे फोर्सेस जनरली एक्ट कर रहे होते हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो हमें वो नेट फोर्स लेना पड़ता है। क्लियर? चलिए अब अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं। अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, मतलब किसी चीज को रोक भी सकता है और उसे मूव भी कर सकता है। आप एक रबड़ की बॉल ले लीजिए और उसे एक सरफेस के ऊपर रख दीजिए, टेबल के टॉप के ऊपर रख दो, फ्लोर पे रख दो। अब उसे हल्के से पुश करो, पुश किया मतलब फोर्स लगाया। अब जो बॉल है वो मूव करना शुरू कर देती है, इजी। अब बॉल को और तेज मूव करना चाहते हो, स्पीड चेंज करना चाहते हो, तो डेफिनेटली पुश करना पड़ेगा, स्पीड भी चेंज हो जाएगी। अब आपने क्या किया, जहां से बॉल आ रही थी आपने रास्ते में अपना हाथ रख दिया, बॉल टच कर जाती है आपके हाथ को, तो उसके बाद वो स्लो होके रेस्ट पे आ जाती है। चलती बॉल को आपने क्या कर दिया, रोक दिया। तो हमने ये सीखा कि फोर्स लगने पे डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है, मोशन में भी आ जाती है कोई चीज, और रेस्ट पे भी आ जाती है, मतलब चलना बंद भी कर देती है। आपने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स अपनी रोज की लाइफ में देखे होंगे। जैसे मान लीजिए कोई इंसान पेनल्टी किक मार रहा है फुटबॉल के अंदर, कि उसको एक नया चांस दिया जा रहा है कि भाई तू गोल कर दे, सामने गोलकीपर है नेट के पास खड़ा हुआ है। अब वो जो पेनल्टी किक मार रहा है, पहले उसके लिए बॉल जो है वो रेस्ट पे थी, जब वो किक करेगा बॉल को तो वो मूव करना शुरू कर देगी जिस डायरेक्शन में वो किक मारेगा। हो सकता है वो गोल की तरफ को किक मारे। अब जो गोलकीपर है वो जंप करके अगर चाहे तो बॉल को रोक सकता है या उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकता है कि वो दूसरी डायरेक्शन में चली जाए। अगर वो इसमें सक्सीड हो जाता है रोकने में, तो डेफिनेटली बॉल की स्पीड जीरो हो जाती है और गोल होने से बच जाता है। तो ये सब ऑब्जर्वेशन से ये क्लियर होता है कि अगर आप फोर्स अप्लाई करते हो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो आप उसकी स्पीड चेंज कर सकते हो, आप उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, आप उसकी स्पीड कम ज्यादा कर सकते हो। फोर्स अगर अप्लाई किया जाता है ऑपोजिट डायरेक्शन से मोशन के, तो इस वजह से जो स्पीड है वो कम हो जाती है और जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे आ जाता है। जैसे बॉल है वो इस साइड से आ रही है, आप ऑपोजिट साइड से फोर्स लगा रहे हो, आपने हाथ रखा हुआ है, तो जो बॉल है वो स्लो भी हो सकती है और एकदम रुक भी सकती है।
वही केस होता है ना जब बच्चे जो है टायर को गोल गोल घुमाते हैं, जितनी देर तक वो फोर्स लगाते रहते हैं वो आगे पुश होता रहता है, उसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज होती रहती है। जब वो रोक देते हैं तो डेफिनेटली जो टायर है वो रेस्ट पे आ जाता है। इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहां फोर्स लगाया जाता है जिसकी वजह से जो स्पीड है किसी ऑब्जेक्ट की वो चेंज हो जाती है। जैसे हम फुटबॉल के अंदर देखते हैं, बैडमिंटन के अंदर देखते हैं, वॉलीबॉल के अंदर देखते हैं। यहाँ हम ये देखते हैं कि जब आप अप्लाई करते हो फोर्स तो चेंज होती है स्पीड के अंदर, डायरेक्शन के अंदर, जो कि इजीली आप नोटिस कर सकते हो। अब आपकी बुक में एक और एक्टिविटी दी है, बोला गया है कि बॉल को एक फ्लैट सरफेस पे रख दो और रेस्ट से उसे मोशन में लेकर आओ। तो डेफिनेटली पुश करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। अब जब आप उसको फोर्स लगा रहे हो, थोड़ी देर बाद आप एक रूलर लेके, स्केल लेके उसके सामने रख दो, तो क्या जो बॉल है वो उसी स्पीड से चलती जाएगी उसी डायरेक्शन में या रुक जाएगी? हो सकता है अगर स्लो डाउन हो गई तो रुक भी जाए, हो सकता है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए। अब रूलर को ऐसे रखने की जगह आप अलग अलग एंगल पे रख दो। तो अगर आप अलग अलग एंगल पे रखोगे और बॉल आ रही है तो जो बॉल है वो अलग अलग एंगल में जाना शुरू हो जाएगी। आप देख सकते हैं कैसे अलग अलग एंगल पे जाना शुरू हो जाएगी। तो ऐसा ही सब गेम्स के अंदर होता है, वॉलीबॉल के अंदर, क्रिकेट के अंदर, फुटबॉल के अंदर, कि आप स्पीड और डायरेक्शन जो है मूविंग बॉल की वो चेंज कर सकते हो थोड़ा सा फोर्स लगा के। अलग अलग गेम्स के अंदर होता है, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब इन सब केसेस से हमने ये सीखा है कि जब चेंज हो रही है स्पीड किसी ऑब्जेक्ट की या फिर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है मोशन की, या दोनों चीजें हो रही है, स्पीड भी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, तो हम ये बोलते हैं कि चेंज हो रहा है इन इट स्टेट ऑफ मोशन। तो जो फोर्स है वो चेंज लेकर आ सकता है इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब ये स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है? स्टेट ऑफ मोशन जो है किसी ऑब्जेक्ट का, उसे हम डिस्क्राइब करते हैं उसकी स्पीड के साथ, उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ। तो स्टेट ऑफ जो रेस्ट है उसे कंसिडर किया जाता है स्टेट ऑफ जीरो स्पीड। जब वो रेस्ट पे है स्टेट ऑफ जीरो स्पीड होएगा। अब एक ऑब्जेक्ट वो रेस्ट पे भी हो सकता है, मोशन में भी हो सकता है, ये दोनों उसकी स्टेट्स ऑफ मोशन है। दोनों के दोनों केसेस, जब वो मोशन में है या वो रेस्ट में है। तो क्या इसका मतलब ये है कि जब भी आप फोर्स लगाओगे तो इसका रिजल्ट होगा चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट? वेल, जरूरी नहीं है। कॉमन एग्जाम्पल हमने देखा है कि जब हो सकता है आप एक बड़े से बॉक्स को धक्का लगा रहे हो, वो मूव ना करे, हालांकि आपने अपना पूरा जोर लगा दिया है, पर उस जोर का कोई इफेक्ट हो ही नहीं पाया, फोर्स लग ही नहीं पाया, आप पुश ही नहीं कर पाए। या आप वॉल को पुश कर रहे हो, पूरा जोर लगा रहे हो, पर कोई असर हो ही नहीं पा रहा। तो ये केस टू केस चीजें जो हैं वो डिफर करती हैं। अब जो फोर्स है वो चेंज कर सकता है किसी ऑब्जेक्ट की शेप को। जैसे आपकी बुक में टेबल दिया हुआ है, आपके पास गूंदा हुआ आटा पड़ा है प्लेट के अंदर और आप उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो, आप उसे प्रेस कर रहे हो अपने हाथ के साथ। तो क्या हम बोल सकते हैं उसकी स्टेट ऑफ मोशन जो है वो चेंज हो रही है? बिल्कुल भी नहीं। क्या उसकी शेप चेंज हो रही है? जी हाँ। ऐसे ही अगर जो स्प्रिंग है फिक्स किया जाता है बाइसिकल की सीट के ऊपर, आप उसके ऊपर बैठ रहे हैं, स्टेट ऑफ मोशन में चेंज आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं। उसकी शेप के अंदर चेंज आ रहा है? बिल्कुल हाँ, जो स्ट्रिंग है वो कंप्रेस हो रहा है। वैसे ही एक रबर बैंड अगर आपने कील पे टांगा हुआ है और उसके ऊपर थोड़ा सा आप वेट डाल रहे हैं, उसका दूसरा एंड ऐसे करके खींच रहे हैं, क्या उसके स्टेट ऑफ मोशन में चेंज आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं। क्या उसकी शेप चेंज हो रही है? बिल्कुल, क्योंकि फोर्स अप्लाई किया है। अब मान लीजिए आप प्लास्टिक या एक मेटल का स्केल लेके उसे रख देते हैं दो ईंटों के बीच में और कुछ वेट रख देते हैं सेंटर पे स्केल के, तो उसमें क्या होगा? आप केस देख सकते हैं किस तरीके से दो चीजों के बीच में स्केल रखा हुआ और उसके ऊपर एक चीज रखी हुई है। तो स्टेट ऑफ मोशन में चेंज आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं। शेप में चेंज आ रहा है? जी हाँ। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जो ये बताते हैं कि जब आप फोर्स अप्लाई करते हो तो शेप चेंज हो सकती है, जरूरी नहीं है स्टेट ऑफ मोशन में ही चेंज आए। जैसे कि आप एक बलून को जब फुला देते हैं तो डेफिनेटली वो फूल जाता है, उसकी शेप चेंज हो जाती है। सेम चीज होती है जब आप आटा जो है गूंदने वाला उस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो शेप चेंज हो जाती है। तो इन सब से हमने ये सीखा है फोर्स अप्लाई किया जाए किसी ऑब्जेक्ट पे तो उसकी जो शेप है वो चेंज हो जाती है। तो अभी तक हमने फोर्स के बारे में क्या क्या सीखा? सबसे पहली चीज, फोर्स अगर आप लगाते हो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो आप उसे
मोशन में ला सकते हो, फ्रॉम रेस्ट वो मोशन में आ जाएगा। आप फोर्स लगाने पे उसकी स्पीड चेंज कर सकते हो अगर वो ऑलरेडी मोशन में है। आप उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, आप चेंज ला सकते हो फोर्स लगा के उसकी शेप के अंदर, और डेफिनेटली आप इनमें से एक दो या सारे इफेक्ट्स देख सकते हो फोर्स लगाने पे। तो ये हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो खुद से नहीं मूव करते, उनके ऊपर फोर्स लगाया जाता है अगर आपको उनकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज करनी है। डायरेक्शन भी वो खुद नहीं चेंज करते, अगर आप फोर्स लगाते हो तो डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो वैसे ही ऑब्जेक्ट्स खुद से नहीं मूव कर सकते, फोर्स लगता है, कोई भी फोर्स लग रहा हो। टाइप्स ऑफ फोर्सेस हम पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट्स खुद से अपनी स्पीड इंक्रीज नहीं कर सकते, ऑब्जेक्ट्स खुद से डायरेक्शन नहीं चेंज कर सकते, शेप नहीं चेंज कर सकते। तो ये थी आज की क्लास। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है कि फोर्स एग्जैक्टली क्या कुछ कर सकता है और क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में हम अलग अलग तरीके के फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू नेक्स्ट। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।